MA इंडिया आपको दिखाएगा देश दुनिया की छोटी बड़ी खबर। $1,000 की फीस देता था, आज वही नागरिक $1,00,000 की फीस दे रहा है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं इनको अपने आप रिजाइन दे देना चाहिए। ये दोनों मिलके नेता और अधिकारी इस देश को बेच डाले हैं। नमस्कार, आदाब। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट जाविया MA इंडिया न्यूज़ की तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं लेकर आई हूँ। नवरात्रि सनातन धर्म में जहां मां दुर्गा का आगमन एक पर्व की तरह मनाया जाता है, पूरे देश में डांडियों का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी बीच आपकी मुलाकात कराने आए हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें आप और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चलिए, टूट गई आस की डोर, चलो RSP की ओर। आपकी मुलाकात कराते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के संस्थापक श्री राम अनुज जी से। श्री राम अनुज जी, सबसे पहले तो MA इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पावन अवसर पर आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये जो हिंदू धर्म का नवरात्रि है, ये सनातन धर्म में कई वर्षों से मनाया जाता है। मैं यही कहूँगा देशवासियों से कि नवरात्रि का सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, और माँ दुर्गा से भी मैं नम्र आग्रह करूँगा कि हे माँ, सबके घर में पधारिए, सबको सुख और शांति प्रदान कीजिए। तो सर, बात करते हैं विदेश नीति पे। जहां भारतीय नागरिक अमेरिका में $1,000 की फीस देता था, आज वही नागरिक $1,00,000 की फीस दे रहा है। इस पे आपके क्या विचार है? देखिए, इस पे विचार क्या कहें, हंसी आती है। इस मोदी सरकार की नीति और विदेश नीति व्यवस्था क्या है उसको आपको सोचना पड़ेगा। मोदी साहब कभी अमेरिका के ट्रम्प साहब के मित्र हो जाते हैं। कैसी ये मित्रता है कि H1B वीजा पे जो ट्रम्प साहब ने पहले लगाया था $1,000 टैक्स लगाते थे, अब उसको $1,00,000 कर दिए। ये बताइए, जो हिंदुस्तान के नागरिक विदेशों में जाके जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, वो बेचारे 6-7 लाख रुपए एक साल का पड़ता था, अब 80-86 लाख रुपए उनको देना पड़ेगा। वो कमाएगा क्या और वहां पे जमा क्या करेगा? ये विदेशी नीति जो हिंदुस्तान की है, मोदी सरकार की है, ये मैं तो यही कहूंगा कि जो हिंदुस्तान के लोग अमेरिका में जाते थे, जाना छोड़ देंगे। जो गए हुए हैं वो वापिस आ जाएंगे। इससे देश की अर्थव्यवस्था और चौपट होगी। तो ये थे हमारे साथ राम अनुज जी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के संस्थापक हैं। जो देश में चल रहा है, देश की व्यवस्था पे इन्होंने अपनी विचारधारा रखी है। अब आपकी मुलाकात कराते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मोनिका गौतम जी से। मैडम, सबसे पहले आपको MA इंडिया न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अपनी जनता से क्या कहना चाहती हैं इस नवरात्रि के पावन अवसर पर? देखिए, समस्त देशवासियों को मैं राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी की तरफ से समस्त देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, और इसी के साथ साथ माता रानी आपके घर में सुख समृद्धि लाए, यही कामना करती हूं। मैडम, आप बिहार चुनाव से जो इलेक्शन लड़ रही हैं जी, कितनी सीट आपकी आ रही हैं इस सरकार में? कितने आपकी अपेक्षाएं हैं, क्या आपकी प्रेरणाएं हैं? आप अपनी जनता से अपने चुनाव के लिए क्या कहना चाहती हैं? देखिए, हमारी पार्टी 100 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है बिहार में। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री संतोष शाही जी, वो जमीनी स्तर पर लोगों काम कर रहे हैं। जो वहाँ की बेसिक रोज़गार पे लोग, जो वहाँ पे समस्याएं, रोज़गार है, शिक्षा है, चिकित्सा है, उस पर हमारी पार्टी का यही एजेंडा है कि अगर हमारी सरकार बनती है बिहार में तो हम इन्हीं चीज़ों पे काम करेंगे। जो वहाँ के लोग वहाँ अपना घर छोड़ के यहाँ उत्तर प्रदेश में जगह जगह शिफ्ट होते हैं, मैं जो देखती हूँ, युवाएं जो हमारे देश के अपने परिवार छोड़ के यहाँ से वहाँ आते हैं, तो हमारी यही वो रहेगी कि अगर हम लोग पार्टी बनती है, हमारी सरकार आती है, अगर हमारी पार्टी जीतती है, विजय प्राप्त करती है वहाँ पे, तो हम लोग उन बच्चों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम वहीं उनको रोज़गार देंगे और नए नए स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स खोलेंगे, और जो वहाँ के प्राइवेट स्कूल्स हैं हम उसमें भी एजुकेशन फ्री करेंगे।
तो मैम जहां बिहार चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव जी। लड़ रही हैं, जी। इन सभी पार्टियों के बीच में आप अपने आप को कहां तक देखती हैं? देखिए, कहने को तो पार्टियां बहुत हैं, ठीक है। मैं बीजेपी है, कांग्रेस है, आरएलडी है, बहुत पार्टियां हैं। मैटर ये करता है कि वो काम क्या कर रही हैं। जब आम जनता अपना कीमती वोट देके उनको जिता रही है, तो महत्व ये रखता है कि वो जो जनता उनको वहाँ से वहाँ बिठा रही है कुर्सी पर ले जाके, तो वो उनके लिए क्या काम करता है, महत्व ये रखता है। हमारा पार्टी का एजेंडा यही है कि अगर हमारी पार्टी जीतती है, 100 सीटों पर हम बिहार में उतर रहे हैं इस बार, अगर पार्टी जीतती है तो हम लोग नीचे स्तर पर लोगों के लिए काम करेंगे। हम उनको मतलब ये नहीं है कि भाई कह दे, बड़े बड़े वादे कर दे, जुमले दे दे, ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। पार्टियां आप देखिए बहुत आती हैं, बहुत आएंगी, बहुत जाएंगी, लेकिन मैटर ये करता है कि गरीब लोगों के लिए, जो आम जनता के लिए जो वोट देता है उनको, वो उनके लिए क्या काम करता है। दावे जनता से करती है चुनाव से पहले। जी। आप चुनाव से पहले आम जनता को किस तरह से जोड़ के चलना चाह रही हैं? देखिए, जोड़ के मैं इस तरीके से चलना चाह रही हूँ कि भाई हम कोई बड़े बड़े वादे नहीं करेंगे। जो मेन जो बेसिक चीज़ें हैं लोगों को मिलनी चाहिए, शिक्षा हो गई, जिससे बच्चों का भविष्य, जो युवाओं का भविष्य है, हम उसका वो करते हैं, समर्थन करते हैं कि भाई अगर हमारी पार्टी आती है तो हम प्राइवेट स्कूल्स में शिक्षा फ्री करेंगे। जो स्कूल हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम ट्रीटमेंट फ्री करेंगे, फिर वो चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो आपका, ये नहीं 5 लाख 25 लाख 25,000 कोई कार्ड, मतलब हम नहीं उसको मानेंगे, क्योंकि हर किसी को उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। देखिए, आप भी मानती हैं कि जो जनता है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, जो जमीनी स्तर के लोग होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि उनको कार्ड वार्ड का पता हो और वो वहाँ तक पहुँच सके, बनवा सकें, ठीक है। तो उसी इसमें हम लोगों ने सोचा है कि अगर हमारी पार्टी जीतती है तो हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ट्रीटमेंट फ्री करेंगे, ताकि वो सब बराबर वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकें। जिस तरह बहन मोनिका जी ने बताया कि वो आम जनता के लिए अपने सरकार द्वारा किस तरह से काम करना चाहती हैं, तो मैडम 100 सीटों पे जब आप ये लड़ रही हैं चुनाव जी, अगर आपकी ये 100 सीटें, सवाल तो यही है कि ये 100 सीटें आती हैं या नहीं आती हैं, लेकिन अगर आप ये चुनाव जीत जाती हैं तो आपका समर्थन किस पार्टी को जाएगा, गठबंधन किसके साथ जाएगा, क्योंकि 100 सीटों से आप इंडिविजुअल सरकार नहीं बना सकती। देखिए, मैं मानती हूँ थोड़ा बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ईमानदारी से अपना प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपका समर्थन देंगे, क्योंकि हमारी जो पार्टी के मुद्दे हैं वो कोई जुमला नहीं है, कोई बड़े बड़े वादे नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है अगर पार्टी 1-2 सीट अभी जीतती है तो हम ऐसे किसी को गठबंधन नहीं करेंगे, पर अगर कोई पार्टी अगर भाई लोगों के लिए काम कर रही है, जैसे हमारा मुद्दा है कि भाई हम शिक्षा फ्री करें, अगर कोई ऐसी पार्टी उसमें करती है, प्राइवेट स्कूल्स में शिक्षा फ्री करती है, तो हम उसको समर्थन करेंगे, क्योंकि ये तो अच्छी बात है ना, विच इज़ गुड, काम होना चाहिए। अब वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको समर्थन कर सकते हैं। तो आपका मानना है जो सरकार, जो पार्टी जनता के साथ है, जिसे जनता पसंद करती है, जनता के लिए काम करती है, आपका समर्थन उसी पार्टी को जाएगा? नहीं, जनता, आम जनता किसको पसंद करती है वो नहीं, जनता के लिए जो काम करेगी हमारा समर्थन उस पार्टी को जाएगा। सवाल बहुत है, पार्टियां बहुत है। जहाँ एक तरफ बीजेपी की सरकार है जो अभी प्रेजेंट में चल रही है, एक तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी जो 2014 में प्रधानमंत्री को रणनीतिकार रह चुके हैं। ऐसे 10 से 12 राज्य हैं जिसमें वो मुख्यमंत्री को बना चुके हैं। इस बार बिहार में वो अपनी पार्टी जन स्वराज के रूप में वो उभरते जा रहे हैं। तो इनमें देखना ये होगा कि एक तरफ बीजेपी है, दूसरी कांग्रेस, आरजेडी और गठबंधन की सरकार है। अब नीतीश कुमार कितनी जोर लगा रही है, और हमारे साथ जो मैडम है ये 100 सीटों पर लड़ रही हैं। इन 100 सीट किस क्षेत्र में लड़ रही है, कितनी उम्मीदें हैं, और इनके जो प्रत्याशी हैं वो जो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे या उनके पास जाएंगे, तो देखना दिलचस्प होगा कि बात किसकी सुनी जा रही है। आम जनता है, उसको तो कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी मुद्दे को कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि हर 5 वर्ष में एक नई योजना लेकर आती है सरकार, क्या इस बार भी उसी सब मुद्दों में फंसकर अटक जाती है। देखना दिलचस्प ये होगा कि 100 सीट किस तरीके से होगा, और आप अपनी पार्टी को इन सब बड़ी बड़ी पार्टी को बीच में क्या संघर्ष कर रही हैं,
या क्या लग रहा है इस बार आप कितने वोट परसेंटेज की उम्मीद करते हैं, और आपके जो वहाँ पे प्रत्याशी है वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही है तो उनसे क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मेरा नहीं, मैं सबका यही मानना है कि देखिए जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आप खुद सोचिए अगर उन्होंने काम किया होता तो पहली बात तो उनको इतना पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि काम बोलता है। अगर उन्होंने काम किया होता, मैं भी कुछ काम करूँगी, हमारी पार्टी भी कुछ काम करेगी, तो जो भी इलेक्शंस आएंगे हमें उसमें इतनी तैयारी करने की ज़रूरत है ही नहीं, फालतू के खर्चा करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भाई हमने काम किया है, जनता को हम पे विश्वास है। तो जो ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं ये इसलिए खर्चा कर रही है, उन्हें पता हमने कुछ किया नहीं है, हमारे पास कोई मोटो नहीं है, हमने इतने सालों में कुछ किया नहीं है, बिहार के लिए डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग हमें वोट क्यों देंगे? मैडम, अगर बात आती है डेवलपमेंट की जी, तो अगर डेवलपमेंट नहीं किया होता या आम जनता गठबंधन से परेशान होता तो ये पिछली बार भी बीजेपी सरकार ही बनी और इस बार भी वही बनी है। अब देखना ये होगा कि क्या इन सब से जनता खुश है तभी सरकार बना रही है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है। सर देखिए, अगर रही बात सरकार बनने की तो मैं तो ये कहना चाहूँगी इस पर कि अगर सरकार इतनी ही ठीक होती तो वहाँ का बच्चे आके यहाँ पे 10-10, 12-12 हज़ार रुपये की नौकरी नहीं कर रहे होते। सबसे बड़े मुद्दा यही है। वहाँ के बच्चे, आप देख लिए बिहार के बच्चे आधे से ज़्यादा आपको नोएडा, उत्तर प्रदेश, हर क्षेत्र में आपको मिलेंगे। अगर वहाँ पे इतना ही डेवलपमेंट है तो वहाँ के बच्चे अपने परिवार छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्यों यहाँ पे आके ठेली लगा रहे हैं? क्यों यहाँ पे आके स्टॉल्स खोल रहे हैं छोटी छोटी? जब वहाँ इतना डेवलपमेंट है तो उनको क्या जरूरत पड़ी है यहाँ आने की, अपने परिवार छोड़ने की? हम और आप तो नहीं छोड़ सकते अपना परिवार, तो आपके हिसाब कुछ मजबूरी होंगी ना सर। आपके हिसाब से जी, अगर पलायन करते हैं वहाँ के युवा जी, तो इन सब पार्टी मिलकर उन पे क्यों नहीं अटैक किया जाता है जो अभी वर्तमान में सरकार में है? तो आप जितने भी पार्टी है, पहला सवाल तो उनसे होना चाहिए उस पार्टी का कि आपके रहते हुए 10 साल के सरकार में ये ऐसा मौका क्यों आ रहा है कि एक फैक्ट्री नहीं बन रही है, कई सारे चीन मिल है जो वो बंद है, कितने सारे पुल जो बनाया तो जाता है लेकिन उसकी लाइफ 3 से 2 साल भी नहीं होता और वो ध्वस्त हो जाता है। तो इन सब मुद्दा पे उनको कौन घेरेगा, कौन पकड़ेगा, कौन सवाल करेगा उससे? सर सरकार, आम जनता उनको वोट क्यों दे रही है? आप मुझे बताइए, आप वोट दे रहे हैं किसको, क्यों दे रहे हैं? आप अपना कीमती वोट उनको इसलिए तो दे रहे हैं ताकि डेवलपमेंट हो, आपका बच्चा पढ़ सके, आप अच्छा ट्रीटमेंट ले सके। उसके बावजूद भी आप अपना वोट, फिर तो ये एक तरीके से कह लीजिए आपका वोट देना खराब है, बेकार हुआ आपका वो एक वोट। आपने जिस भी पार्टी को दिया, XYZ किसी भी पार्टी को दिया, मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही, किसी को भी दिया तो वो तो फिर व्यस्त है ना, मतलब वो तो बेकार ही है, उसका कोई महत्व रहा? आपने एक वोट अपना वेस्ट कर दिया क्योंकि आपको डेवलपमेंट है नहीं वहाँ पे, शिक्षा है नहीं वहाँ पे, हॉस्पिटल्स है नहीं वहाँ पे। आप वहाँ की महिला आप देख लीजिए कितनी पढ़ी लिखी हैं, मेरे ख्याल से 10% वहाँ की महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी। यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ मैडम कि देखिए, विगत कई वर्षों से सिर्फ यही दावा किया जाता है कि वहाँ की महिलाएं कम पढ़ी लिखी है, वहाँ के युवा हमेशा किसी न किसी अदर कंट्री में जाते हैं और वहाँ गाली बात सुनते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, या उनके द्वारा बिहार में आकर ये कहा जाता है कि हम आने वाले समय में ये करने वाले हैं। अगर वो बिहार में फैक्ट्री बनाते हैं, छोटे छोटे कारखाना खोलते हैं या फिर उन्हें रोज़गार मुहैया कराते हैं तो क्या लगता है कोई माँ अपने बेटे को किसी अलग कंट्री में भेजेगा? क्या कोई माँ चाहता है कि मेरा बेटा या बेटी या फिर मेरा पति कहीं जाके किसी के साथ मारपीट करे या उनको मारा जाए, पीटा जाए? सवाल यही है। वादे तो बहुत सरकार करते हैं, समझना ये होगा कि सरकार है किसकी और सरकार है किसके साथ। थैंक यू सो मच, आपने अपनी कीमती समय हमारे साथ दिया। ये थे मोनिका गौतम जी, जिन्होंने बिहार को लेकर बहुत सारे सवाल और उनके जवाब दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मैडम इस बार की 100 सीटों पर जो लड़ रही हैं वो उनकी जो प्रत्याशी है वो सही वादे करे, सही से चुनाव लड़े और जो वादे कर रहे हैं उन पे वो खड़ा उतरे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। मैं मोहम्मद नसीम शेख, आप देख रहे हैं MA इंडिया न्यूज़। आदाब, नमस्कार।